हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे। मैं पवन, डीपी आर्ट क्लासेज जयपुर से। आज हम बात करेंगे भारतीय स्थापत्य कला का इतिहास। भारतीय स्थापत्य कला का इतिहास उसी प्रकार से जरूरी है जैसे कि हम चित्रकला का इतिहास पढ़ते हैं। चित्रकला के इतिहास में हम चित्रकला के बारे में जानते हैं, चित्रों के बारे में जानते हैं, और चित्रों में हम बात करते हैं चित्रों के संयोजन, चित्रों के तत्व और चित्रों की विधाएं। और उसी प्रकार से हम बात करेंगे भारतीय स्थापत्य और भारतीय मूर्तियों के बारे में। होता क्या है, जिस तरीके से हम पढ़ते हैं तो हमारा सारा ध्यान चित्रकला की ओर होता है, ना कि स्थापत्य कला की ओर। जब जब देखते हैं हम चित्रकला पढ़ रहे होते हैं, और पढ़ना जबकि स्थापत्य कला को भी जरूरी है, और हम उसको प्राथमिकता नहीं देते हैं, जो कि गलत है। स्थापत्य कला को भी उतना ही टाइम देना है जितना कि हम चित्रकला के इतिहास को देंगे, क्योंकि आजकल एग्जाम्स में चित्रकला तो आती ही है, उसके साथ एग्जाम को और थोड़ा हार्ड बनाने के लिए और थोड़ी मुश्किलें पैदा करने के लिए उसमें क्या है, स्थापत्य कला और मूर्ति कला का पार्ट जो है उसका लेवल बढ़ा दिया गया है। उसी के हिसाब से हमें यहाँ पे तैयारी करनी है और नई नई बातें जाननी है स्थापत्य के बारे में, मूर्तियों के बारे में, कि भारत में स्थापत्य की शुरुआत, भारत में मूर्तियों की शुरुआत किस राजवंश से होती है या फिर किस काल से हुई है, और उसकी लगभग उसी से क्रमानुसार मध्यकाल में क्या स्थिति थी, उसके बाद में आधुनिक काल में उसकी क्या स्थिति है। ये सभी बातें हमें डिटेल से जाननी है। डिटेल से जानने से पहले मैं बात करूंगा उन छोटी छोटी बातों की जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे लिखता हूं, भारतीय स्थापत्य कला। हम जानेंगे भारतीय स्थापत्य कला के बारे में। शुरुआत कहां से होती है कि भारतीय स्थापत्य कला का जो इतिहास है, या फिर भारतीय स्थापत्य कला की सर्वप्रथम जानकारी हमें कहां से मिलती है, यह किस काल से प्रारंभ होती है। जैसे कि अपन ने चित्रकला के बारे में पढ़ा था कि चित्रकला का सर्वाधिक निर्माण जो प्राचीन समय में हुआ था वह नवपाषाण काल में होता है। उसी प्रकार से जो स्थापत्यों का निर्माण देखने को हमें मिलता है, या फिर शुरुआती दौर में जब हम स्थापत्य की हमें जानकारी मिलती है, वह हमें कहां से प्राप्त होती है, नवपाषाण काल से। क्योंकि नवपाषाण काल में जो आदि मानव था, पुरापाषाण काल से लेके मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल से जब वो नवपाषाण काल में आता है तो वहां व्यक्ति को इतनी समझ हो गई थी, वो कृषि करने लगा था, पहिए का आविष्कार हो गया था, बहुत से ऐसे साधन उसने जुटा लिए थे जो कि मानव को उसकी बहुत आवश्यकता थी, और आवश्यकता अनुसार वो वह मानव नई नई खोज कर रहा था। उसी खोज में देखा होगा और आपने सुना भी होगा कि बस्तियों का निर्माण कहां से प्रारंभ होता है। बस्तियों का निर्माण कहां से प्रारंभ होता है, नवपाषाण काल से। तो यहां पर हम बात करेंगे कि भारतीय स्थापत्य कला की शुरुआत या फिर स्थापत्य कला की शुरुआत मानी जाती है तो नवपाषाण काल से। स्थापत्य की शुरुआत, स्थापत्य की शुरुआत नवपाषाण काल से मानी जाती है। भारतीय स्थापत्य की शुरुआत नवपाषाण काल से मानी जाती है। ऐसा एक भी स्थापत्य नहीं है जिसका कोई इतिहास नहीं है। जैसे हम बात कर रहे थे चित्रकला के बारे में, चित्रकला का इतिहास हमने कहां से जानना प्रारंभ किया था, प्रागैतिहासिक काल से। क्योंकि प्रागैतिहासिक काल के मानव ने भी चित्रों का निर्माण किया था। वह कहां पर निवास करते थे, लगभग गुफाओं में, गुफाओं में, जंगलों में, और बहुत सारे पर्वत पहाड़ियां थी उनमें निवास करते थे। उसी प्रकार से थोड़ा थोड़ा रूप बढ़ता है, वहां थोड़ी उनकी समझ विकसित होती है। उसी के रूप में हमें भारतीय स्थापत्य कला भी भारतीय स्थापत्य कला के भी दर्शन होना स्टार्ट होता है।
शुरुआत होती है चित्रकला की प्रागैतिहासिक काल से। प्रागैतिहासिक काल के बाद में पढ़ते हैं आद्यैतिहासिक काल। आद्यैतिहासिक काल से जो आगे का जो समय आता है वैदिक काल। तो वैदिक काल जो है भारतीय स्थापत्य कला के लिए भी क्या हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। सर्वप्रथम हमने बात की है भारतीय स्थापत्य कला के बारे में कि भारतीय स्थापत्य कला या फिर स्थापत्य कला की शुरुआत लगभग नवपाषाण काल से मानी जाती है। नवपाषाण काल में इसका विकसित स्वरूप देखने को मिलता है। शुरुआती दौर कहां से प्रारंभ होता है, नवपाषाण काल से। अब मैं बात करूंगा कि जो भारत में स्थापत्य है उसकी कितनी शैलियां हैं, भारत में जो स्थापत्य है उसकी कितनी शैलियां हैं। मैं और एक छोटी सी बात बता दूं कि स्थापत्य कहते किसको हैं। सामान्यतः स्थापत्य भवन निर्माण की कला को कहते हैं। भवन सामान्यतः स्थापत्य किसको कहा जाता है, तो स्थापत्य सामान्यतः भवन निर्माण की कला को कहा जाता है। इसमें किसी भी प्रकार के भवन हो सकते हैं, कच्चे भवन हो सकते हैं, पक्के हो सकते हैं, ऊंचे हो सकते हैं, नीचे हो सकते हैं। किसी भी प्रकार के जो भवन होंगे अपने स्थापत्य के अंतर्गत आएंगे। जैसे कि दुर्ग हैं, बड़ी बड़ी मीनारें हैं, और भी बहुत सारे ऐसे स्थापत्य हैं, जैसे कि इसके अंतर्गत मंदिर भी आते हैं। तो स्थापत्य कला को हम भवन निर्माण की कला भी कहते हैं। स्थापत्य को भवन निर्माण की कला भी कहते हैं। स्थापत्य को भवन निर्माण की कला भी कहते हैं। और हमने जब चित्रकला की शुरुआत की थी, चित्रकला के बारे में जाना था, तो हमने वहां पर 5 ललित कलाएं पढ़ी थी। उनमें से सबसे अंत में जो कला का वर्णन होता है या फिर कला की हमें जानकारी मिलती है, वहां हम स्थापत्य को पढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर एक और टॉपिक आपके लिए जोड़ता हूं, एक और बात यहाँ लिख देता हूं कि स्थापत्य कला भी ललित स्थापत्य कला भी ललित कला के अंतर्गत आती है। हमने बात की है, जैसे कि हमने पढ़ा था चित्रकला, मूर्तिकला, काव्य कला, संगीत कला, स्थापत्य कला, ये सभी कलाएं अपनी ललित कला के अंतर्गत आती हैं। और ललित कला के बारे में आप जानते हैं, ऐसी कलाएं जो हमारे दिल को, हमारे हृदय को, हमारे मन को आनंदित करती हैं, प्रफुल्लित करती हैं, ऐसी कलाएं ललित कला कहलाती हैं। उसी के अंतर्गत कौन सी कला आती है, अपनी स्थापत्य कला। स्थापत्य कला ललित कलाओं में निम्न कला बताई गई है, जबकि स्थापत्य कला अपने आप में एक संतुष्ट और एक बहुत ही महत्वपूर्ण विधा रही है। हमने बात की थी भारतीय स्थापत्य की शुरुआत नवपाषाण काल से मानी जाती है। उसके बाद में सामान्यतः स्थापत्य भवन निर्माण की कला के कहते हैं। स्थापत्य को भवन निर्माण की कला भी कहा जाता है। स्थापत्य कला भी ललित कलाओं के अंतर्गत आता है। हमारा जो विषय है चित्रकला, नाम से चित्रकला है, उसमें देखो अगर पढ़ने की बात करें तो चित्रकला का इतिहास पढ़ना होता है, स्थापत्य कला का इतिहास पढ़ना होता है, मूर्ति कला का इतिहास पढ़ना होता है। और आजकल तो क्या हुआ है कि वेस्टर्न आर्ट भी पढ़नी होती है, पश्चिम की कला ऐड कर दी गई है। और जैसे जैसे लेवल बढ़ता है, व्याख्याता है, उससे आगे चलते हैं, नेट करते हैं, सेट करते हैं, केवीएस है, एनवीएस है, पीजीटी है, वहां देखने को मिलता है कि वहां पर जो इसके अंतर्गत एक ललित कला होती है, एक उपयोगी कला, वहां पर उपयोगी कला का पार्ट बहुत अधिक है। देखने को मिलता है कि वहां पढ़ना होता है एडवर्टाइजमेंट, ग्राफिक्स वगैरह पढ़ने होते हैं। तो बहुत सी चीजें वहां पर नई देखने को मिलती हैं। होता क्या है, सभी चित्रकला का अध्ययन कर रहे होते हैं, उसके साथ में हम ध्यान नहीं देते हैं कि ऐसी भी बहुत चीजें हैं जिनको हम उस समय नहीं पढ़ते हैं जब हमें पढ़ना होता है।
ये सभी चीजें हमें नई देखने को मिलती हैं उस टाइम, परीक्षा वाले टाइम में। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अब अगर समय हमारे पास है तो करना क्या है, इन सभी चीजों को क्रम से पढ़ना है, इन सभी चीजों को क्रम से पढ़ना है, और बस जैसे लिखा हुआ है इसी तरीके से याद करना है। अगर कोई पूछे कि भाई इसकी व्याख्या क्या है या फिर इसकी थ्योरी क्या है, वो सभी मैं आपको यहां पर बताऊंगा और बहुत ही अच्छे तरीके से बताऊंगा। आप सिर्फ शब्द देखोगे, व्याख्या खुद कर दोगे, ऐसा मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि भारतीय स्थापत्य कला की प्रमुखतः दो शैलियां मानी जाती हैं। वह दो शैलियां कौन सी हैं, उनको हम यहां पर देखेंगे और पढ़ेंगे, जानेंगे कि वो शैलियां कौन कौन सी हैं। देखिएगा, एक अपनी होती है आर्कुएट शैली, आर्कुएट, और दूसरी अपनी जो शैली होती है वह होती है ट्राउएट, ट्राउएट। स्थापत्य कला की मुख्यतः दो शैलियां हैं। कितनी शैलियां हैं? दो शैलियां हैं। कौन कौन सी हैं? एक आर्कुएट शैली है, एक ट्राउएट शैली है। हमें सर्वप्रथम पढ़ना है आर्कुएट के बारे में, उसके बाद में हम जानेंगे ट्राउएट के बारे में कि आर्कुएट क्या है, ट्राउएट क्या है। आर्कुएट शैली वह शैली है, स्थापत्य कला की वह शैली है जिसके अंतर्गत अलंकृत मेहराबों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। अलंकृत मेहराबों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। आर्कुएट के अंतर्गत हम मेहराबों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? मेहराबों का प्रयोग करते हैं। अब बात आती है कि मेहराब होते क्या हैं। बात करेंगे मेहराबों के बारे में कि मेहराब मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, मेहराब हम कहते किसको हैं, और सबसे प्रमुख मेहराब किस प्रकार के होते हैं और वो हमें कहां नजर आते हैं। उससे पहले मैं बात कर लेता हूं थोड़ी ट्राउएट के बारे में कि ट्राउएट क्या है। ट्राउएट जो शैली है इसके अंतर्गत धरन उत्तपन या धरनी बडेरी आता है, धरन उत्तपन या धरनी बडेरी आता है। इसको हम चिनाई विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चिनाई विधि। ट्राउएट के अंतर्गत धरण उत्तपन, धरण उत्तपन, या फिर हम इसको बोल सकते हैं धरणी भडेरी, धरणी बनेरी, या इसको हम बोल सकते हैं चिनाई विधि, चिनाई विधि। ये सभी चीजें आपको नई लगेंगी। वो किस वजह से कि हमारा जो ध्यान होता है सर्वाधिक कहाँ होता है? चित्रकला के ऊपर। हम ध्यान नहीं देते हैं स्थापत्य के बारे में कि स्थापत्य कला के भी कुछ फंडामेंटल्स होते हैं, उनको हमें जानना चाहिए। और अगर हम उन चीजों को जान लेंगे तो हम शायद अच्छे तरीके से कर पाएंगे स्थापत्य को। जैसे हम चित्र को एक बार में पढ़ लेते हैं और जैसे कि चित्र की विधाएं जान लेते हैं, और हम चित्र को देखते ही बता देते हैं या 3D में है या 2D में है, या फिर ये ऑयल कलर में है या वाटर कलर में है या एक्रेलिक कलर में है, या फिर कोई भी हो, उसको हम एक बार देखने से ही बता देते हैं और लगभग हमें ये भी ज्ञान हो जाता है कि ये उस आर्टिस्ट की पेंटिंग हो सकती है। हमने ध्यान नहीं दिया है वो सिर्फ स्थापत्य कला पर। स्थापत्य के बारे में जानना है, यहाँ पर हम छोटी छोटी बातों को जानेंगे। अगर हम उन छोटी बातों को जान लेंगे तो हम बहुत बेस्ट दे पाएंगे अपना। ठीक है सर। आर्कुएट शैली, आर्कुएट के अंतर्गत मेहराबों का प्रयोग किया जाता है। ट्राउएट शैली, ट्राउएट धरण उत्तपन व धरनी बडेरी, या इसको हम चिनाई विधि भी कहते हैं। इसको हम और क्या कह सकते हैं, इसकी मैं छोटी सी एक परिभाषा लिखता हूं। इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत एक समान पत्थर या फिर एक समान पत्थरों को आपस में जोड़कर, आपस में जोड़कर जो आकृति
या निर्माण होता है उसे हम क्या बोलते हैं? चिनाई विधि, धरनी बडेरी या धरण उत्पन्न कहते हैं। इसके अंतर्गत एक समान पत्थरों को आपस में जोड़कर जो आकृति बनाई जाती है हम उसको ट्राउएट शैली के अंतर्गत रखते हैं। ट्राउएट शैली के अंतर्गत रखते हैं। यहां पर जो भवन निर्माण की जो कला होती है वह सबसे सुस्पष्ट मानी जाती है। यहां पर भवन इसके अंतर्गत एक समान पत्थरों को आपस में जोड़कर या चिनाई करके क्या बनाया जाता है? स्थापत्य का निर्माण किया जाता है। या फिर मैं आपको एक चीज और बता दूं, ये जो स्थापत्य होते हैं इन स्थापत्यों की जो छत होती है उस छत को पाटा जाता है। वो भी छोटे छोटे पत्थर होते हैं, वो आयताकार पत्थर होते हैं, या फिर मैं कहूं कि एक तरीके से वो पट्टियां होती हैं। पट्टी आप सब लोग जानते होंगे। इन स्थापत्यों में पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। बात कर रहे थे भारतीय स्थापत्य कला के बारे में। भारतीय स्थापत्य कला की दो प्रमुख शैलियां मानी जाती हैं, एक आर्कुएट शैली और एक ट्राउएट शैली। आर्कुएट के अंतर्गत मेहराबों का प्रयोग किया जाता है, ट्राउएट के अंतर्गत धरण उत्पन्न, धरनी बडेरी, चिनाई विधि का प्रयोग किया जाता है। चिनाई विधि में एक समान पत्थरों को आपस में जोड़कर जो निर्माण होता है या फिर जो आकृति हमें प्राप्त होती है हम उसको क्या बोलते हैं? स्थापत्य कहते हैं। वो भी कैसा? ट्राउएट शैली का स्थापत्य। और इसके अंतर्गत जो इस भवन की छत होती है उसको पट्टियों की सहायता से पाटा जाता है। पट्टियों की सहायता से इस मकान को पूर्ण किया जाता है। यह यहाँ की एक मुख्य विशेषता है। अब बात करेंगे अपने मेहराबों के बारे में कि मेहराब होते क्या हैं। मेहराब प्राय दरवाजों के प्रकार होते हैं। मेहराब प्राय दरवाजों के प्रकार होते हैं। मेहराब प्राय क्या होते हैं? दरवाजों के प्रकार होते हैं। और मुख्य तौर पर मेहराब दो प्रकार के होते हैं। मुख्य तौर पर मेहराब दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके नुकीले मेहराब और एक होते हैं आपके गोलाकार मेहराब। एक होते हैं नुकीले मेहराब और एक होते हैं गोलाकार मेहराब। ये विशेषताएं सभी स्थापत्यों में हमें देखने को मिलेंगी। यहां से आगे हम जो भी पढ़ेंगे या फिर किसी मंदिर विशेष के बारे में पढ़ते हैं या फिर किसी स्थापत्य के बारे में पढ़ते हैं, वहां हमें ये सभी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन सिर्फ हम इन चीजों को देखेंगे, हमें ये चीजें वहां नहीं पढ़नी है। बस उसको देखना है और देखते ही बताना है कि ये उस शैली का है। ऐसा होना है कि बस देखते ही हम बता दें कि भाई ये उस शैली का है। ऐसा अपन को क्या करना है? बनना है। आर्कुएट शैली की बात की है, ट्राउएट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मैंने यहाँ पे बात की थी मेहराबों की। मेहराबों के प्राय दो प्रकार बताए हैं, एक नुकीले मेहराब और एक गोलाकार मेहराब। अब इनको हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। साथ साथ नोट करिएगा, जैसा मैं लिखा रहा हूं उसी तरीके से आपको भी ये लिखना है और याद भी तभी होगा जब इस तरीके से लिखा हुआ होगा। एक बार बस आपके दिमाग में बैठ जाएंगी चीजें, उसके बाद में ये चीजें हमें बार बार नहीं पढ़नी होंगी। अब मैं स्पेशली बात करूंगा मेहराब। अब मैं स्पेशली बात करूंगा किसकी? मेहराबों के बारे में। मेहराब के मैंने दो प्रकार बताए हैं, एक बताए हैं नुकीले मेहराब और एक बताए हैं गोलाकार मेहराब। नुकीले मेहराब प्राय हमें कहां देखने को मिलते हैं, गोलाकार मेहराब हमें प्राय कहां देखने को मिलते हैं? ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है कि नुकीले मेहराब। मैं यहां पर डाल देता हूं नुकीले मेहराब। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मेहराब जो होते हैं दरवाजों के प्रकार होते हैं। इनमें
कई प्रकार के दरवाजे होते हैं, या फिर इनको एक तरीके से हम अलंकृत दरवाजे भी कहते हैं, अलंकृत द्वार होते हैं। ये किसी स्थापत्य विशेष या किसी मंदिर या फिर किसी भी भवन के आगे हो सकते हैं, या फिर किसी भी भवन में हो सकते हैं। सर्वप्रथम मैं बात करूंगा नुकीले मेहराबों के बारे में। आप देखिएगा और समझने का प्रयास करें। इस प्रकार के जो दरवाजे होते हैं ये हमें देखने को मिलते हैं भारतीय स्थापत्यों में, भारतीय मंदिरों में। इस प्रकार के मेहराब देखने को मिलेंगे। इनको हम जितना ज्यादा अलंकृत करेंगे ये उतने ही सुंदर लगते हैं, और जो चीजें सुंदर होती हैं अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ये होते हैं नुकीले मेहराब। नुकीले मेहराब प्राय भारतीय स्थापत्यों में नजर आते हैं, जैसे दुर्ग, महल, मंदिर आदि। नुकीले मेहराब कुछ इस प्रकार के होते हैं। यह हमें भारतीय स्थापत्यों में नजर आते हैं, जैसे कि दुर्ग हैं, महल हैं, मंदिर हैं, या फिर कोई घर हो सकता है। घर भी इन्हीं के अंतर्गत आते हैं। महल है, दुर्ग है, यह एक घर भी हो सकते हैं। इस प्रकार के जो मेहराब होते हैं वह नुकीले मेहराब के अंतर्गत आते हैं। नुकीले मेहराब प्राय हिंदू स्थापत्यों में देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं सेकंड नंबर पे। सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे गोलाकार मेहराब जो होते हैं, या फिर गोल मेहराब जो होते हैं। बात करेंगे हम गोल मेहराब कि गोल मेहराब होते क्या हैं और ये किस प्रकार के होते हैं। देखिएगा, गोल मेहराब कुछ इस प्रकार के होते हैं। किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के होते हैं। और मैं बात करूं, ये अलग है भाई इससे। गोल मेहराब जो होते हैं वह किस प्रकार के होते हैं? इस प्रकार के होते हैं। और गोल मेहराब हमें प्राय मुस्लिम इमारतों में देखने को मिलते हैं। सबसे बड़ा प्रश्न है, गोल मेहराब हमें सर्वाधिक देखने को मिलते हैं तो मुस्लिम इमारतों में देखने को मिलते हैं। गोल मेहराब हमें मुस्लिम इमारतों में देखने को मिलते हैं। कहां देखने को मिलते हैं? तो गोल मेहराब हमें मुस्लिम इमारतों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि दरगाह, मकबरे, मस्जिद इत्यादि। गोल मेहराब हमें कहां देखने को मिलते हैं? तो मुस्लिम इमारतों में देखने को मिलते हैं, जैसे कि दरगाह है, मकबरे हैं, मस्जिद हैं। प्रश्न हुआ था हमारा, क्या था कि मेहराब हम किसे कहते हैं? तो मेहराब एक
दरवाजे का प्रकार होता है जो कि विशेष होते हैं। और उसके अंतर्गत हमने पढ़ा था नुकीले मेहराब, गोलकार मेहराब। नुकीले मेहराब प्राय हमें भारतीय स्थापत्यों में नजर आते हैं और वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। गोल मेहराब हमने पढ़े थे कि मुस्लिम इमारतों में दिखाई देते हैं, जैसे कि दरगाह, मकबरे, मस्जिद इत्यादि। और भी मुस्लिम भवन हो सकते हैं, उनमें भी हमें ज्यादातर यही प्राय हमें नजर आएंगे। कुछ इस प्रकार के होते हैं गोल मेहराब। एक बार देख लीजिए और इन चीजों को बस यथावत इसी तरीके से लिखना है, नया कुछ ऐड नहीं करना है। जो आपको लगे कि यहां पर ऐड नहीं है वो आपको पीडीएफ दी जाएगी, ई नोट्स दिए जाएंगे, वहां आपको सब कुछ ऐड मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ यहां ये चीजें समझनी है। आजकल क्या हो रहा है कि रजिस्टर बना रखे हैं इतने इतने मोटे, हम उनको लिखते हुए जाते हैं, लिखते हुए जाते हैं, लाल रंग से, हरे से और पता नहीं कितने कलरों से हम उनको सजा के लिखते हैं। और होता क्या है, एक दिन वो रजिस्टर इतने हो जाते हैं, हम उनसे तंग आने लगते हैं कि यार इनको कौन पढ़ेगा। तो ये चीजें लिखनी नहीं है, पढ़ने को अपने पास बहुत सारी किताबें हैं और 8-10 साल से हम यही चीजें पढ़ भी रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। सिर्फ एक बार समझिए, समझने से ज्यादा चीजें माइंड में आती हैं, ना कि रटने से। ठीक है, और अब हम इससे आगे बात करेंगे। हमने यहां तक बात की है इस भारतीय स्थापत्य कला की शैलियों के बारे में, जिसके अंतर्गत हमने ट्राविएट शैली पढ़ी थी, आर्कुएट शैली पढ़ी है। ट्राविएट के अंतर्गत हमने धरनोत्तपन, आर्कुएट के अंतर्गत हमने मेहराबों का अध्ययन किया है। मेहराब प्राय दो प्रकार के होते हैं, गोल मेहराब और नुकीले मेहराब। अब हम बात करेंगे प्राचीन भारतीय स्थापत्य की। प्राचीन भारतीय स्थापत्यों में गुफाओं का निर्माण किया जाता था। किसका निर्माण किया जाता था? तो गुफाओं का निर्माण किया जाता था। और उन गुफाओं में क्या होता था, या फिर उन गुफाओं का निर्माण किस प्रकार से किया जाता था, सबसे बड़ा प्रश्न है ये। एक बार प्रश्न आया हुआ है कि प्राचीन भारत में जिन गुफाओं का निर्माण किया गया है उनका विधान था कि प्राचीन जो गुफाएं थी उनके निर्माण की विधान प्रक्रिया कौन सी थी। सबसे बड़ा प्रश्न है प्राचीनतम समय में या फिर प्राचीन भारत के इतिहास में सर्वप्रथम गुफाओं का निर्माण किस प्रकार से किया गया है, वह हम यहां पर समझेंगे और जानेंगे। किसके बारे में? भारतीय गुफाओं के बारे में। सर्वप्रथम हम यहां पढ़ेंगे गुफा कि जो प्राचीन समय में गुफाएं बनी थी उनका प्रकार क्या था, या फिर उनको किस तरीके से बनाया गया था। मैं यहां पर आपको एक नजर में दिखाने का प्रयास करूंगा, एक नजर में आपको समझाने का प्रयास करूंगा। वह अगर आपको मैटर समझ में आता है ना, तो आप कभी भी गलत नहीं हो सकते, ये मेरा वादा है आपसे। देखिए, सर्वप्रथम जो गुफाएं बनी थी वह किस प्रकार से बनी थी, तो उत्कीर्णन विधान द्वारा बनी थी। उत्कीर्णन, सर्वप्रथम जो गुफाएं बनी थी प्राचीन समय में, या फिर हम कह सकते हैं प्राक मौर्य काल में या मौर्य काल में। मैं प्रागैतिहासिक काल की बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा प्राक मौर्य काल से या फिर मौर्य काल से। यहां पर गुफाएं जो थी उत्कीर्णन विधान द्वारा बनाई गई थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न आता है कि उत्कीर्णन विधान होता क्या है। तो उत्कीर्णन हम किसको कहते हैं? उत्कीर्णन हम किसको कहते हैं? जिन वस्तुओं को कुरेद कर या काट छांट कर तैयार किया जाता है उसे हम उत्कीर्णन कहते हैं। आपने उत्कीर्णन में काम भी किया हुआ है पीजी में, वहां पे हम वुड पे करते हैं और क्या होता है कि हम वहां पर देखते हैं जैसे कि लीनो के अंतर्गत हम काम करते हैं, उत्कीर्णन विधान के अंतर्गत कार्य करते हैं। अब यहां पर हम जानने का प्रयास करेंगे कि प्राचीन समय में जो गुफाओं